हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी आदि की क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, नैनारों की संख्या कितनी मानी जाती है? आपको बताना है कि जो नैनार हैं इनकी संख्या कितनी मानी जाती है। ऑप्शन है 61, 62, 63 या 64। और इसके लिए जो राइट आंसर होता है वो ऑप्शन सी है, 63। नैनारों की संख्या 63 मानी गई है। अगला प्रश्न है, किस रासो ग्रंथ की प्रमाणिक प्रति पुणे संग्रहालय में स्थित है? उस रासो ग्रंथ का नाम बताना है जिसकी की प्रमाणिक प्रति पुणे संग्रहालय में स्थित है। ऑप्शन है खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको बताना है। बताइए कि प्रमाणिक प्रति किसकी है जो कि पुणे संग्रहालय में है और कौन सा रासो ग्रंथ है वह। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, खुमान रासो। खुमान रासो की जो प्रमाणिक प्रति है वह पुणे संग्रहालय में है। अगला प्रश्न है, काइमास वध प्रसंग निम्न में से किस रचना में है? काइमास वध जो प्रसंग है, काइमास वध, वह किस रचना से संबंधित है यह आपको बताना है। पदावली, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो या भारतेश्वर बाहुबली रास। तो इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में काइमास वध यह प्रसंग आता है। पृथ्वीराज रासो में कौन सा प्रसंग आता है? काइमास वध। अगला प्रश्न है, विद्यापति पदावली को आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है, यह कथन किसका है? आपको बताना है कि यह कथन किसका है कि विद्यापति पदावली को आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। ऑप्शन है बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, बच्चन सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने कहा है कि विद्यापति की पदावली को आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को आधार काल किसने कहा? आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? सुमन राजे, मोहन अवस्थी, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यानी कि आदिकाल को आधार काल सुमन राजे ने भी कहा है और मोहन अवस्थी ने भी कहा है, क्योंकि आदिकाल को अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो अगला प्रश्न है, रामकुमार वर्मा अवधि का प्रथम कवि किसे मानते हैं? रामकुमार वर्मा के अनुसार अवधि का पहला कवि कौन है? तो रामकुमार वर्मा के अनुसार बताना है। ऑप्शन है अमीर खुसरो, विद्यापति, सुमति गणी या फिर चंद्रबरदाई। इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। रामकुमार वर्मा के अनुसार जो अवधि का प्रथम कवि है वो कौन है? अमीर खुसरो है। अगला प्रश्न है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदी के विषय में पूछो, यह कथन किसका है? आपको यह कथन बताना है किसके द्वारा कहा गया है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदी के विषय में पूछो। ऑप्शन है चंद्रबरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो और जायसी। इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। स्वयं को हिंदुस्तान की तूती किसने कहा है? अमीर खुसरो ने कहा है। अगला प्रश्न है, राउल बेल की प्रमाणिक प्रति कहाँ सुरक्षित है? अब आपको बताना है कि जो राउल बेल जो रचना है, इसकी प्रमाणिक प्रति कहाँ सुरक्षित है। अभी हमने पढ़ा था कि खुमान रासो की प्रमाणिक प्रति जो पुणे संग्रहालय में स्थित है। अब आपसे पूछा गया है राउल बेल के विषय में, और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं मुंबई की प्रिंस ऑफ वेल्स, चेन्नई की प्रिंस ऑफ वेल्स, कोलकाता की प्रिंस ऑफ वेल्स या बंगलुरु की प्रिंस ऑफ वेल्स में। तो इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, मुंबई की प्रिंस ऑफ वेल्स में राउल बेल की प्रमाणिक प्रति सुरक्षित है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा युग किसने कहा? आदिकाल को वीरगाथा युग किसने कहा? ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या श्याम सुंदर दास। और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने आदिकाल को वीरगाथा युग कहा है और वीरगाथा युग कहा है। क्या कहा है? वीरगाथा युग। और वीरगाथा काल किसने कहा है? यह कहा है शुक्ल जी ने। तो इसमें थोड़ा अंतर है, इसमें युग कहा गया है और इसमें वीरगाथा काल कहा गया है। ठीक है, शुक्ल जी ने काल कहा है और इन्होंने युग कहा है। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
रामकुमार वर्मा तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल गोरखनाथ का समय कब मानते हैं? रामकुमार वर्मा के अनुसार और आचार्य शुक्ल जी के अनुसार गोरखनाथ का समय बताना है 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी। राइट आंसर है ऑप्शन सी 13वीं शताब्दी। रामकुमार वर्मा तथा शुक्ल जी गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी मानते हैं। अगला प्रश्न है नाथ संप्रदाय में प्रयुक्त हठ। नाथ संप्रदाय में प्रयुक्त हठ शब्द के ह का क्या अर्थ होता है? ह का अर्थ बताना है। सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है या फिर अग्नि है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए सूर्य। जो नाथ संप्रदाय में हठ शब्द प्रयुक्त हुआ है इसमें ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्र। ठीक है, जो ठ का अर्थ है वह क्या है? चंद्र है। अगला प्रश्न है सुनीत कुमार चटर्जी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को क्या कहा है? आपको बताना है कि सुनीति कुमार चटर्जी हैं जो इन्होंने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को क्या कहा है? ऑप्शन है नवीन कोसली, प्राचीन कोसली, ब्रजभाषा या हरियाणवी। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी प्राचीन कोसली। सुनीति कुमार चटर्जी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली कहा है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का आविर्भाव कब से माना है? शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का आविर्भाव बताना है। तो किस से माना है, मतलब कब से माना है, अर्थात किसके बाद माना है? प्राकृत से, पाली से, प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से या फिर संस्कृत से। तो राइट आंसर बताना है हिंदी का आविर्भाव। इसके लिए राइट आंसर होता है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। शुक्ल जी ने जो हिंदी का आविर्भाव माना है वह कब माना है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना है। जैसे कि होता है भाषा का क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके बाद आती है हिंदी। क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके बाद आती है हिंदी। तो इस प्रकार प्राकृत की जो अंतिम अवस्था है अपभ्रंश, उससे इन्होंने हिंदी का आविर्भाव माना है। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में स्वीकार किया है? सुख सुखी संवाद, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में किसने स्वीकार किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नामवर सिंह ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। राइट आंसर होता है इसके लिए ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद में स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है किसके अनुसार विद्यापति ने पदावली की रचना स्वांत सुखाय के लिए की? किसके अनुसार विद्यापति ने पदावली की रचना स्वांत सुखाय के लिए की? ऑप्शन है बच्चन सिंह ने, सुमन राजे के अनुसार, रामविलास शर्मा के अनुसार या हरिऔध जी के अनुसार। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने कहा है कि विद्यापति जी ने पदावली की रचना स्वांत सुखाय के लिए की है। अगला प्रश्न है देश भाषा में लिखी प्रथम रचना विद्यापति की पदावली है। देश भाषा में लिखित प्रथम रचना विद्यापति की पदावली है। अतः हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति को ही होना चाहिए या मानना चाहिए। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामकुमार वर्मा का या बच्चन सिंह का। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी बच्चन सिंह। तो विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? बच्चन सिंह ने माना है। अगला प्रश्न है संदेश रासक में कुल कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? संदेश रासक में कुल छंदों का आपको बताना है प्रयोग कितना है। तो संदेश रासक जो रचना है वह किसकी है? अब्दुल रहमान की रचना है। अब्दुल रहमान की यह रचना है और यह एक खंड काव्य है, विरह प्रधान काव्य है। यह एक विरह प्रधान खंड काव्य है। तो इसमें आपको बताना है कितने छंदों का प्रयोग किया गया है। इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन ए 216। संदेश रासक में कुल 216 छंदों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हेमचंद्र के व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन में कितने भाषाओं का
कितने भाषाओं का समावेश है? शुक्ल जी के अनुसार जो हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, इसमें कितने भाषाओं का समावेश है, यानी कि इनमें से किन किन भाषाओं का इसमें समावेश किया गया है यह बताना है। संस्कृत, पाली और अपभ्रंश का है। पाली अपभ्रंश आहट अवहट का है। संस्कृत अवहट अपभ्रंश का है। या संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश का है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश का है। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है, संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश। जो शब्दानुशासन है इसमें संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश भाषा का समावेश है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। अगला प्रश्न है 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं। 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही पड़ाव है। इसी अपभ्रंश के पड़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। तो यह कथन किसका है? जो समय बताया है वह बताया है 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल। तो इसे आपको बताना है कि यह कथन किसका है। रामकुमार वर्मा का है, बच्चन सिंह का है, डॉक्टर नगेंद्र का है या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अगला प्रश्न है भक्ति काल पर सिद्धों का प्रभाव है। इनकी साहित्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन यह है कि आदिकाल की प्रमाणित सामग्री प्राप्त हुई है। यह कथन किसका है? भक्ति काल पर सिद्धों का प्रभाव है। इनकी साहित्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन यह है कि आदिकाल की प्रमाणिक सामग्री प्राप्त हुई है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, रामविलास शर्मा का या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के संबंध में कौन सी धारणा सही है? आपको बताना है कि जो पृथ्वीराज रासो है इसके संबंध में कौन सी धारणा सही है। प्रमाणिक है, अर्ध प्रमाणिक है, जाली ग्रंथ है या अप्रमाणिक है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्ध प्रमाणिक। जो यह ग्रंथ है यह अर्ध प्रमाणिक है। अगला प्रश्न है विजयपाल रासो किस भाषा में लिखा गया है? विजयपाल रासो की भाषा बतानी है। पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है या फिर अवहट है। तो विजयपाल रासो की भाषा बतानी है और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, अपभ्रंश। विजयपाल रासो की भाषा अपभ्रंश भाषा है। अगला प्रश्न है आल्हा खंड का सर्वप्रथम प्रकाशन कब किया गया? आल्हा खंड का सर्वप्रथम प्रकाशन कब किया गया? आल्हा खंड परमार रासो का ही दूसरा नाम है। आल्हा खंड जो है वह किसका दूसरा नाम है? परमाल रासो का। और परमाल रासो में आल्हा और उदल आल्हा और उदल नाम के दो सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है, इसीलिए इसको नाम दिया गया आल्हा खंड। आपको बताना है कि इसका प्रकाशन कब हुआ। तो इसके लिए राइट आंसर बताना है और राइट आंसर है ऑप्शन ए 1865 में आल्हा खंड का प्रकाशन हुआ और यह प्रकाशन कराया गया था चार्ल्स इलियट द्वारा। यह प्रकाशन किसके द्वारा कराया गया है? चार्ल्स इलियट द्वारा यह प्रकाशन कराया गया। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रमाणिक किसने घोषित किया? पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले अप्रमाणिक घोषित करने वाले थे डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, चार्ल्स इलियट या बुलर महोदय। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, बुलर महोदय। बुलर महोदय ने ही पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले अप्रमाणिक घोषित किया। अगला प्रश्न है रासक छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? जो छंद है रासक, इसमें मात्राओं की संख्या बतानी है आपको कि कितनी होती है। इसमें मात्राओं की संख्या 23 होती है, 25 होती है, 28 होती है या फिर 29 होती है। और इसके लिए जो राइट आंसर होता है वह है ऑप्शन डी, 29। जो रासक छंद है इसमें मात्राओं की संख्या 29 होती है। अगला प्रश्न है आदिकाल में अधिकतर चरित्र किस छंद में लिखे गए हैं? आपको बताना है जो आदिकाल के अधिकतर चरित्र लिखे गए हैं वह किस छंद में लिखे हैं। बरवे में, कुंडलिया में, दोहा चौपाई में या फिर कविता में। तो इसके लिए ये कवित्त है, तो इसके लिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, दोहा चौपाई। दोहा चौपाई में इसमें अधिकतर चरित्र
लिखे गए हैं आदिकाल में। अगला प्रश्न है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। जो गद्य रचना मैथिली हिंदी में रचित है उसका नाम बताना है। वर्णरत्नाकर है, पदावली है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सरहपा दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता तथा हिंदी के प्रथम कवि हैं, यह कथन किसका है। तो सरहपा दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता और हिंदी के पहले कवि हैं, यह कथन किसका है। विजय देव नारायण शाही का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या राहुल सांकृत्यायन का। इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने, क्योंकि इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है, तो इसलिए कथन भी राहुल सांकृत्यायन जी का ही है। अगला प्रश्न है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है, यह कथन किसका है। राइट, इसके लिए ऑप्शन है विजय देव नारायण शाही का, शुक्ल जी का, बच्चन जी का या फिर धीरेन्द्र वर्मा का। और राइट आंसर होता है इसके लिए ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, बच्चन सिंह। ऑप्शन सी, बच्चन सिंह इसके लिए राइट आंसर है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है, यह बच्चन सिंह का कथन है। अगला प्रश्न है, रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया। रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल को क्या नाम दिया गया। चारण काल, संधि काल, कोई नहीं या फिर उपयुक्त दोनों। इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, उपयुक्त दोनों। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारणकाल, संधिकाल दोनों कहा, क्योंकि इन्होंने आदिकाल को दो भागों में विभाजित किया। एक भाग इन्होंने कहा चारणकाल और एक नाम दिया इन्होंने संधि काल। इस प्रकार आदिकाल का नाम इनके द्वारा दोनों ही इसके लिए उपयुक्त दोनों इसके लिए राइट आंसर होता है। इसी के साथ यह क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।